गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हो आप सभी का इस चैनल पे। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? जल्दी से फायर इमोजीज लगा दीजिए चैट बॉक्स में, लाइक कर दीजिए इस सेशन को एंड लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। कैसे हो आप सभी? यस, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त मस्त। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी वन शॉट में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निपटा देंगे, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो आने ही वाला है हमारे एग्जाम में, राइट? तो हम वेट किसका कर रहे हैं? हम लोग को एक ही सेशन में पूरा ही निपटाना है। तो मैं आपको सारी चीजें करवा दूंगी एक ही सेशन में, हम लोग सब कुछ करने वाले। तो स्टे ट्यून्ड, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बुला लो अपनी मंडली को, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग खत्म करने वाले। फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा ये पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके, तो जल्दी से पानी वानी पी लो, एकदम रेडी हो जाओ। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके काम की चीज है, ठीक है? आपके फायदे की चीज है, इसलिए बता रही हूँ। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, राइट? टुमारो इज अवर इंडिपेंडेंस डे। तो ये इंडिपेंडेंस डे के लिए वेदांतु ने भी आप लोग के लिए कुछ सोचा है। तो इसमें आपको 79% अप टू 79% ऑफ मिलेगा अगर आप कोई भी वेदांतु के कोर्सेस लेना चाहो तो आप अपनी वेबसाइट में या ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑफर है। एंड दूसरी बात, ये बहुत काम की चीज है, बिकॉज MVSAT आपको एप्लीकेबल होता है। अब जितना जल्दी हो सके इसमें आप रजिस्टर कर दीजिए। बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स है, ऐसे ही मैं आपको नहीं बोलने आई हूँ, ठीक है? ये एक्चुअली काम की चीज है MVSAT। आपको जरा सा भी अगर कुछ भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको फर्स्ट ही लिंक मिल जाएगा, उसमें आप रजिस्टर कर डालो आंख बंद करके। क्योंकि देखो, इसमें आपको जीतने के चांसेस है, स्कॉलरशिप में जीतने के चांसेस है। MVSAT जो होता है ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है, जिससे वेदांतु टॉपर्स सर्च करता है। टॉपर्स एक बार वो आप नजर में आ गए ना, तो वो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। अब यहाँ पे आप देख ही सकते कितने एक्साइटिंग ऑफर्स उसको मिलने वाला है। सो दूसरे एग्जाम्स को दो ना दो, इसको तो जरूर से देना, दैट इज MVSAT। सो जल्दी से जल्दी, पहले आप लोग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इज देयर, यू शुड गो एंड चेक दैट आउट। ओके, आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आर यू ऑल रेडी? यस, आर यू ऑल रेडी? रेडी हो? क्योंकि आज मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। अभी इंपॉर्टेंट में देखो, कुछ इजी होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे। अब सारे के सारे ऐसे तो नहीं होंगे कि सब एकदम हाई लेवल डिफिकल्ट होंगे, बिकॉज मुझे पता है कि आपकी स्कूल क्या पूछने वाली है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल खाली A to B पूछने वाली है, तो हमको क्यों A to Z करना है ना प्रिपरेशन? A to Z क्यों करना है हमको प्रिपरेशन? तो A to B करने वाले, तो A to B ही करना है हमको। ओके, चलिए स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करें। बातें नहीं करनी है, बातें तो नहीं करनी है। ओके, इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक आ चुका है। वैसे आप लोग चैट बॉक्स में ऊपर देखेंगे ना, तो इंस्टाग्राम पेज का हमारा लिंक है ऑलरेडी। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, Who discovered the cell and which year? अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने इतनी बार कर लिया है बच्चों, तो आपको अभी तक तो समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? इसको हम हल्के में नहीं ले सकते कि Who discovered the cell और उसका ईयर हमको पता ही होना चाहिए, चाहे इधर की उधर दुनिया क्यों ना हो जाए, हमको इसका ईयर एंड किसने डिस्कवर किया था सेल, ये हमको पता होना चाहिए। क्या नाम है इसका? कौन है ये जिसने सेल डिस्कवर किया था? इट इज, बहुत ही बढ़िया, इट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ईयर तो बताइए। ईयर इज 1665। वेरी गुड, 1665 इज द ईयर। रॉबर्ट हुक नाम का एक बंदा था जिसने ऐसे ही रैंडमली देखा कॉर्क सेल्स को, तो उसको लगा कि अरे सेल्स है इसके अंदर, क्योंकि उसको बंद कमरे याद आए, तो उससे उसको ऐसे लगता है कि हाँ चलो इसके अंदर सेल्स है। सो सेल उसने डिस्कवरी की सबसे पहले। Onion peel cells shrink when placed in a salt solution. What is this process called? बताइए, what is this process called?
मैम सब में, राजवीर कह रहा है मैम सब में रॉबर्ट क्यों नाम है? क्योंकि सब में राजवीर नाम नहीं रख सकते। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चे मुझे आंसर्स देते हुए चाहिए, एक दो बच्चा नहीं। Everyone will answer. Everyone. Onion peel cells shrink when placed in a salt solution. This process is called as, सारे बच्चे कह रहे हैं it is osmosis, पर ये तो osmosis नहीं है। श्रिंक बोला है तो आपको कैसे लग रहा है भाई ऑस्मोसिस है ये? ऑस्मोसिस है ये, पर ऑस्मोसिस का भी एक पार्ट है ना, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? श्रिंक होता है कि नहीं होता है? प्लाज्मोलाइसिस मतलब क्या? एक्सो ऑस्मोसिस, राइट, जिसमें चीजें बाहर जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो ये आपको नहीं आया ये प्लाज्मोलाइसिस? अगर नहीं आया तो मैं समझा देती हूं। ऐसी गलतियां करोगे तो कैसे चलेगा? प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मोलाइसिस अभी देखो दो तरीके के मैं आपको कंडीशंस बताती हूँ। ये एक कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, ये ए ये बी। ओके, ए में यहां पे भी पानी है, यहां पे भी पानी है। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा सल्यूट्स है, बहुत ज्यादा सल्यूट्स, और इसमें बहुत कम सल्यूट्स है। और मैंने अनियन पील डाला, इसमें भी अनियन पील डाला। अब आप लोग मुझे बताइए अनियन पील का यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा? इसमें ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, यानी ये हाइपरटोनिक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल का क्या होता है? सेल श्रिंक होता है कि सेल स्वेल होता है? क्या होता है एग्जैक्टली बताइए, क्या होता है? ए में क्या होगा और बी में क्या होगा? एवरीवन वेरी गुड। ए में श्रिंक होगा। श्रिंक क्यों बोला आप लोगों ने? बिकॉज हमेशा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में श्रिंक होता है एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्वेल होता है। इसमें अंदर जाएगा पानी, इसमें बाहर निकलेगा पानी, राइट। तो ऑस्मोसिस के दो पार्ट्स होते हैं। ऑस्मोसिस या तो उसमें पानी बाहर निकल सकता है या तो उसमें पानी अंदर आ सकता है। जब पानी अंदर आए तो उसको हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। ये अपने नोटबुक में लिख लेना, जब पानी अंदर आए तो इसको हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। जब पानी बाहर निकले तो इसका नाम होता है एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, एंडो एक्सो समझ गया। तीसरा वर्ड होता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इज नथिंग बट एक्सो ऑस्मोसिस, पर प्लाज्मोलाइसिस में पूरा प्रोसेस बोला गया है क्योंकि इसमें श्रिंक हो रहा है। तो श्रिंक कैसे हो रहा है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी वो फट रही है और उसमें से पानी निकल रहा है। सो प्लाज्मोलाइसिस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक होना। ठीक है, लाइसिस मतलब ब्रेक होना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब ब्रेक होती है सारे कंटेंट्स निकलते हैं बाहर, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो श्रिंक होता है ना जब भी, तब भी प्लाज्मोलाइसिस होता है। क्या ये समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organelle produces energy in the form of ATP? एनर्जी कौन बनाता है? आपका क्वेश्चन है एनर्जी कौन बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी? एनर्जी कौन बनाता है? चलो भर डालो चैट बॉक्स। वेट किसका कर रहे हो आप लोग? पूरा का पूरा चैट बॉक्स भर जाना चाहिए विद आंसर्स। अगर ऐसा क्वेश्चन ना आए तो फिर क्या मतलब है? ये पूरे चैप्टर में अगर ऐसे लल्लू पल्लू क्वेश्चंस ना आए जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आपको क्या लगता है इससे डिफिकल्ट आएगा एग्जाम पेपर? नहीं, ये सेशन में जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उसमें से ही आपका एग्जाम पेपर बनने वाला है।
क्योंकि मैंने कोई भी पेपर में आए ऐसे क्वेश्चंस छोड़े ही नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे पेपर्स इकट्ठा किए और उसमें से देखा तो यार ये सब क्वेश्चन सेम है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उठा के डाल दिए। तो आपको अगर आप ये सेशन पूरा कर लेते हो ना, तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ऐसे मैं हर एक चैप्टर के लिए करूंगी, आप जरा भी टेंशन मत लो। ठीक है, हर एक चैप्टर के लिए करूंगी, आपको सिर्फ सेशन में आना है, प्रेजेंट रहना है। तो इसका बता दीजिए मुझे, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? यस ऑब्वियसली इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है। अ प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट इन डिस्टिल्ड वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। अभी जो प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता है क्योंकि उसके पास क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल को अगर आपने डाला, ठीक है, एनिमल सेल को अगर आप डालते हो कोई भी चीज में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो वो श्रिंक होके ऐसे बर्स्ट हो जाता है क्योंकि उस बेचारे के पास एक एक्स्ट्रा चीज नहीं है जो प्लांट सेल के पास है। अभी प्लांट सेल भी, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ में उसके पास एक एक्स्ट्रा चीज है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट सेल। ठीक है बच्चों, ये है अपना एनिमल सेल। अभी एनिमल सेल के पास एक ही मेम्ब्रेन है, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दे दिया है। एनिमल सेल के पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल भी तो है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें से ऑस्मोसिस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डेफिनेशन क्या है ऑस्मोसिस का? ऑस्मोसिस के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। अभी ये दोनों मेम्ब्रेन में से सेल वॉल तो सिलेक्टिवली है नहीं, तो सिर्फ एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसलिए वो श्रिंक तो हो जाता है, बर्स्ट भी हो जाता है, बट उसको कौन रोकता है? सेल वॉल रोकता है, इसलिए ये बर्स्ट नहीं हो पाता है। प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता है, पर एनिमल सेल बर्स्ट हो जाता है क्योंकि उसको संभालने के लिए कोई सेल वॉल नहीं है। इसको संभालने के लिए सेल वॉल है, अगर ये बर्स्ट भी हो जाएगा तो सेल वॉल उसको एकदम प्रॉपर शेप में पकड़ के रखेगा कि नहीं नहीं तुझे बर्स्ट नहीं होना है, पर ये इसको रोकने वाला कोई है नहीं है, तो ये तो बर्स्ट हो जाएगा, ये बर्स्ट नहीं होगा। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इट इज सेल वॉल। Which part of the cell is selectively permeable? Just हमने बात करी कि selectively permeable कौन है, selectively permeable कौन है, बताइए selectively permeable कौन है? चलो चलो चैट बॉक्स एकदम भर दो। संकेत, राजवीर, श्रेया, शिखा, अंकुश, जाइलम, आर्ची, अंजलि, अहिरन, ईशु, श्रेया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ना हो हमारे ऑप्शंस में तो सेल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, उसको भी हम लोग मार्क करके आ सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल, जो कि ऑस्मोसिस करवाते हैं। ये सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अंदर और बाहर जाने देंगे, सबको अंदर बाहर जाने नहीं देंगे। Which organelle is known as the suicidal bags? ये सारे फिक्स क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चंस में से ही पूछना है पेपर में तो फिर क्यों नहीं करना है, यही पेपर में आने वाला है, तो बाहर कोई हाइफंडू चीज करने का जरूरत ही नहीं है आपको। ये सब चीज कर डालो, इसके ऊपर गिव रीजन आएगा, मैंने आपको बोल के रखा है, ये आपको स्टेटमेंट दे देंगे। लाइसोसोम्स है, राइट, लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ये आपको गिव रीजन आ जाएगा। आपको लिखने को आना चाहिए, 2 पॉइंट्स करके जाना, इसके 2 पॉइंट्स करके जाना। पहले लाइसोसोम्स के बारे में लिखना, सेकंड कि क्या प्रोड्यूस करता है और कब प्रोड्यूस करता है। अगर आप इतना लिख दोगे पूरे आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स कौन बनाता है ये मैंने आपको बताया था ना कल के लेक्चर में, चलिए बता दीजिए लाइसोसोम्स को बनाने वाला कौन है? लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स है, बराबर। अब ये लाइसोसोम एक ऑर्गेनल है, पर ये ऑर्गेनल को भी दूसरा कोई ऑर्गेनल बना रहा है। कौन है ये? लाइसोसोम्स को कौन बनाता है? इट इज, यस इट इज गोल्गी। वेरी गुड। गोल्गी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। अभी क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहेगा? कौन सा पिगमेंट रहेगा? इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट रहेगा, राइट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट रहेगा।
ऑल्सो वन मोर गुड न्यूज फॉर यू गाइस, कल से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो आप लोग पूरा स्पैम करके रखे थे कि मैम सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री चालू कर दो, इज मैटर अराउंड अस प्योर चालू कर दो। तो कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर। आप लोग टाइमिंग्स एंड ऑल देख लेना, अपकमिंग लाइव में ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है, टीम ने। तो आप लोग होम पेज में जाकर एक बार चेक कर लेना कि इज मैटर अराउंड अस प्योर वाला सेशन मेरा कितने बजे है। ओके, तो चेक करके आप लोगों को प्रेजेंट रहना है कल के सेशन में। मुझे याद नहीं रहता, मेरा बहुत सारा एक दिन में सेशंस होता है, तो मुझे सबके सेशन टाइमिंग्स याद नहीं होते। मैं खुद ऐसे चैनल पे दिखते, अच्छा इतने बजे मेरा क्लास, ठीक है तो ऐसा सब होता है। तो आप लोग देख लिया करो कि कितने बजे क्लास होती है, क्या है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश, तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ऑब्वियसली विच टाइप ऑफ सेल लैक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस किसके पास नहीं है। अभी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बोला है, तो मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या, कि उसके पास मेम्ब्रेन है ही नहीं, ठीक है। लैक्स बोला है, मेम्ब्रेन नहीं है। तो जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है वो बेचारा हमारा प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक यानी क्या, प्रिमिटिव सेल। इस बेचारे के पास मेम्ब्रेन नहीं है, इस बेचारे के पास न्यूक्लियस भी नहीं है, इसका जो डीएनए है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। इसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्गी, ना वैक्यूल, ना लाइसोसोम्स, कुछ नहीं है उसके पास। क्या है, सिर्फ राइबोसोम्स है, क्योंकि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो उसके पास सिर्फ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन वाले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज सेंट्रल ऑर्गेनल दैट स्टोर्स वाटर। अभी यहाँ पे स्टोर वर्ड आ गया और लार्ज सेंट्रल आ गया, तो एक ही हमारे माइंड में वर्ड आता है। ये लार्ज सेंट्रल सुन के ही आपके माइंड में एक वर्ड आ चुका होगा जिसको ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, दैट इज वैक्यूल, राइट। अब पूरे प्लांट सेल में क्या फेमस क्या है, पूरा प्लांट सेल आप देखोगे तो प्लांट सेल कम दिखेगा पर वैक्यूल ज्यादा दिखेगा, राइट। पूरा का पूरा हमारा वैक्यूल से ही भरा पड़ा है, पूरा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। नहीं तो बीच में तो न्यूक्लियस को होना चाहिए, पर ये इतना लार्ज सेंट्रल है, पूरा बीचों बीच पड़ा रहता है कि बेचारा न्यूक्लियस भी धक्का मार के उसको साइड में रख देते हैं। तो न्यूक्लियस शिफ्ट्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी, हमारे टेक्स्ट बुक में एक वर्ड लिखा गया है शिफ्ट्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी, का मतलब क्या है कि ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ही पहचान है ऑफ प्लांट सेल, जिससे हमको समझते हैं कि यार ये एक प्लांट सेल है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनल इज अ डबल मेम्ब्रेन एंड हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन। अभी एनर्जी प्रोडक्शन वर्ड आ गया, उससे ही आपको समझ जाना चाहिए कि एनर्जी प्रोडक्शन कौन करता है, राइट। एनर्जी प्रोडक्शन कौन करता है, बता दीजिए। एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वेरी गुड। अब मैं आपको दो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चलो। मेम्ब्रेन सब ऑर्गेनल्स के पास होता है, करेक्ट, पर ऐसे कुछ ऑर्गेनल्स है, 3 ऑर्गेनल्स है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है। नहीं तो सबके पास रहता है मेम्ब्रेन, एक एक मेम्ब्रेन रहता है, पर ये भगवान के बहुत ही प्रिय है ऐसे ऑर्गेनल्स जो डबल मेम्ब्रेन लेके बैठे हैं। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स मुझे बताएंगे सारे बच्चे। 3 ऑर्गेनल्स है बच्चों हमारे सेल में, ऐसे 3 ऑर्गेनल्स है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है। एवरीवन, 3 organelles that have double membrane. Double membrane. गोल्गी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ओ माय गॉड, वैक्यूल तो नहीं है। नो नो नो, वैक्यूल तो नहीं है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, 3 ऐसे ऑर्गेनल्स जिसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन रहता है, 2 मेम्ब्रेन से बना रहता है वो, ठीक है। सबके पास एक एक मेम्ब्रेन है, पर इसके पास 2 मेम्ब्रेन है, स्पेशल है ये थोड़ा सा। इसके पास खुद का डीएनए भी रहता है, तो खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स भी रहता है, इतनी सारी फैसिलिटीज। नहीं तो वैक्यूल बेचारा है, उसके पास एक ही मेम्ब्रेन है, उसके पास खुद के राइबोसोम्स भी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है खुद का, पर इसके पास खुद के राइबोसोम्स है, खुद का डीएनए है। नहीं तो डीएनए, भाई डीएनए कितनी बड़ी चीज होती है,
डीएनए जैसी चीज इसके पास है, ठीक है। डीएनए नहीं तो सिर्फ न्यूक्लियस के पास रहता है, इसके पास भी खुद का डीएनए है, इसलिए खुद के प्रोटीन्स भी बना लेता है, उसको जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास भी डबल मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियस के पास भी डबल मेम्ब्रेन रहता है। तीसरा प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब है ना जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में रहता है, वही। तो प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स, खुद की मशीनरी रहती है, ये सब चीज रहता है। तो प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये 3 डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। दूसरे सभी के पास सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, और राइबोसोम्स के पास तो मेम्ब्रेन ही नहीं रहता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी रहते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का रूल है ना कि वो लोग मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स को नहीं लेते हैं, पर राइबोसोम्स के पास नहीं है तो वो राइबोसोम्स है प्रोकैरियोटिक सेल में। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना है आपको। इसके ऊपर असर्शन रीजन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, राइट। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, भूलना नहीं, अब आज के बाद भूलना नहीं है। न्यूक्लियस तो है ही जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स आर सम अदर ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट, इन विच सेल पार्ट इज डीएनए लोकेटेड इन यूकैरियोट्स। अब आपका दूसरा सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज स्टार्टेड ऑलरेडी, क्योंकि ये पूरा सेशन मैंने आपको क्या कहा था, टाइटल क्या कहता है, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल इंपॉर्टेंट में सब कुछ आ जाएगा, राइट। तो अभी सेकेंड सेक्शन चालू हो चुका है जिसमें आप लोग वेरी शॉर्ट आंसर्स बोलने वाले हो। इन विच सेल पार्ट इज डीएनए लोकेटेड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स पूछा है, ध्यान से बच्चों, यूकैरियोट्स पूछा है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस रहता है कि नहीं रहता है, ऑब्वियसली रहता है। तो अगर मैं पूरा का पूरा सेल बनाऊं तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, और ये डीएनए एक प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, राइट, बिकॉज दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल, सो यूकैरियोटिक सेल हैज न्यूक्लियस। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में प्रोकैरियोट्स बोला होता तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं रहता, उसमें न्यूक्लियोइड होता, तो इसका आंसर फिर न्यूक्लियोइड होता, पर क्योंकि इसमें यूकैरियोट्स पूछा है, सो हियर द आंसर विल बी न्यूक्लियस। आप लोग एकदम सही आंसर दिए हो चैट बॉक्स में, वेरी गुड। क्रोमोसोम्स नहीं आएगा, सिर्फ न्यूक्लियस आएगा, बिकॉज यहाँ पे पूछा है डीएनए इज लोकेटेड। अब क्रोमोसोम्स और डीएनए में कोई फर्क नहीं है, अगर डीएनए को मैं उस शेप में बांध लू, कंडेंस कर लू, तो वो हो जाएगा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए नहीं है, क्रोमोसोम ही डीएनए है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ईयरफोन्स है, ये ईयरफोन्स को अगर आपको बैग में डालना है तो आप लोग ईयरफोन्स ऐसे ऐसे का ऐसे डाल देते हो क्या, इतना लंबा ईयरफोन्स ऐसे डाल देते हो, नहीं। ईयरफोन्स को पूरा एकदम आप ऐसे सिकोड़ते हो ना, एकदम छोटा सा ऐसे बना देते हो, फिर डालते हो ना पर्स में या बैग में, जहां पे भी डालना है। तो उसी तरीके से डीएनए काफी लंबा मॉलिक्यूल रहता है, 2.2 मीटर, कितना लेंथ रहता है, 2.2 मीटर। उसको अगर आपको डालना है सेल के अंदर तो उसको छोटा करना पड़ेगा ना, कंडेंस, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स कोई अलग सी चीज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस कोई स्पैमर आया है, उसको थोड़ा सा साफ सफाई करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। यस, बताइए। बैक्टीरियल डीएनए इज फ्री इन साइटोप्लाज्म बिकॉज, इसका मुझे डिटेल आंसर चाहिए आप लोगों से, बिकॉज ये प्रॉपरली गिव रीजन के फॉर्म में पूछा है। बैक्टीरियल डीएनए इज फ्री इन साइटोप्लाज्म, अगर ये आपको गिव रीजन का स्टेटमेंट दे दिया तो आप लोग किस तरीके से आंसर लिखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ये रहता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, राइट। ये ऐसे ही पड़ा क्यों हुआ है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है, बोलो क्यों। because it doesn't have nucleus, it doesn't have a membrane bound nucleus, इसलिए उसका जो भी डीएनए है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, which is called as nucleoid. That region where DNA is present is called as nucleoid, क्योंकि उसके पास कोई membrane bound
मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहता है. अ ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, राइट. अ ट्रू न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल मॉडिफाइज एंड पैकेजेस. अब ये पैकेजेस वर्ड से ही मुझे समझना है कि आपको समझा कि नहीं समझा. समझा? लेट्स चेक कितने बच्चों को समझा. ये वर्ड इतना ये है ना, मतलब फेमस वर्ड है पैकेजिंग वर्ड. पैकेजिंग कौन करता है? एक ही पूरे सेल में एक ही बंदा कर रहा है पैकेजिंग. अभी पिज्जा किसी और ने बनाया, पर पिज्जा को बॉक्स में डालना, कैरी बैग में डालना और डिलीवरी बॉय को देना, ये सब चीज एक बंदा कर रहा है. वो बंदे का नाम बताइए मुझे. इट इज गोल्गी. Yes, Golgi. Golgi is the correct answer. Golgi is the correct answer. Golgi apparatus जो है या Golgi body जो है, यही वो है जो कि कर रहा है पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन. बिकॉज ER जो अपना था, रफ ER, स्मूथ ER. रफ ER कर रहा था प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ ER कर रहा था लिपिड सिंथेसिस. अब ये दोनों ने प्रोडक्ट्स बना लिए, पर उसको ऐसे ही थोड़ी हाथ में देंगे यार, उसको थोड़ा ऐसा पैकेजिंग करना पड़ेगा ना, मस्त एकदम गिफ्ट रैपिंग. तो ये सब चीज कौन करता है? गोल्गी करता है. अदर देन दिस, कैन यू टेल मी वन मोर फंक्शन ऑफ गोल्गी? कैन एनीबॉडी टेल वन मोर फंक्शन ऑफ गोल्गी? ये तो है ही, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफाइज प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब चीज. अदर देन दिस, वन मोर फंक्शन आई वांट फ्रॉम गोल्गी. गोल्गी एक और चीज करता है. Formation of lysosomes, that is correct. Very good. Production of lysosomes भी गोल्गी ही करता है. Next question, movement of water from high to low concentration through a semi-permeable membrane is called as dash. अब ये पूरा का पूरा डेफिनेशन जो है, आपको क्या लगता है, ये देखकर आपको क्या लगता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वर्ड भी मेंशन्ड है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये तो हमारा कोई तो ऐसे जाना पहचाना फेनोमेना दिख रहा है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी उसको चाहिए. दैट इज कौन? ये ऑस्मोसिस है कि डिफ्यूजन है? अभी बीच में एक ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए रहता है उसको, और चीजें ट्रांसफर होनी चाहिए. अब ये सारे सल्यूट पार्टिकल्स है. मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आप लोगों को. लेट्स चेक कि कितने बच्चों को आता है. फिर से यस, मुझे बताइए यहाँ पर चीजें कैसे ट्रांसफर होगी. लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट, मतलब ऑस्मोसिस किस वे में होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट. देयर शुड बी वन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट? यस यस, सिंपल शुगर में कन्वर्ट भी करता है. लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट, क्या लगता है? क्या लगता है? राइट टू लेफ्ट कह रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं लेफ्ट टू राइट. क्या लगता है अभी? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. और जो भी आपका लॉजिक है, अगर आप बोल रहे हो लेफ्ट टू राइट तो क्या लॉजिक से बोल रहे हो? राइट टू लेफ्ट तो क्या लॉजिक से बोल रहे हो? कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे एकदम 50-50 परसेंटेज चल रहा है. कुछ बच्चे 50% कह रहे हैं राइट टू लेफ्ट, कुछ बच्चे कह रहे हैं लेफ्ट टू राइट. अगर आप लेफ्ट टू राइट कह रहे हो सो वाई, राइट टू लेफ्ट कह रहे हो सो वाई. लेफ्ट टू राइट का मुझे एक्सप्लेनेशन दो, राइट टू लेफ्ट का एक्सप्लेनेशन दो.
ओके, लेफ्ट टू राइट वाले बच्चे कह रहे हैं मैम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेशन में बोला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑरेंज पार्टिकल्स यानी जो सल्यूट पार्टिकल्स है वो है, ज्यादा यहाँ पर है कम यहाँ पर है, तो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। ये लेफ्ट टू राइट वाले बच्चे कह रहे हैं। राइट टू लेफ्ट का एक्सप्लेनेशन मैं देख लेती हूँ एक बार। राइट टू लेफ्ट वाले बच्चे क्या कहना चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मनोज कुमार, आई गेस नाम आपका कुछ अलग है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग चेंज क्यों नहीं कर देते? यूट्यूब में अपना खुद का नाम डालो ना, मम्मी पापा का नाम लेके क्या करना है। हाँ, तो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट वाले बच्चे सही आंसर दिए हैं, बिकॉज ये जो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन है ये किसकी बात हो रही है? इसमें वाटर की बात हो रही है, राइट? डेफिनेशन में लिखा है मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इसमें आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका देखना है? सल्यूट का नहीं देखना है, पानी का देखना है। पानी कहाँ पे ज्यादा है? जहां पे पानी ज्यादा होगा और सल्यूट कम होगा वो जगह से वहां पर जाएगा जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब जहां पे सल्यूट ज्यादा है वहां पर वो जाएगा। ठीक है, जहां पे कम सल्यूट है वहां से लेकर जहां पे ज्यादा सल्यूट है वहां पे जाएगा। यानी पानी जहां पे ज्यादा है वहां से लेकर पानी जहां पे कम है वहां पे जाएगा। समझ में आई बात? तो राइट टू लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक किए थे। आई वॉन्ट एवरीवन टू नोट इट डाउन कि इसमें मैंने राइट टू लेफ्ट आखिर क्यों बोला, बिकॉज इसमें आप देख सकते हो पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कि नहीं। यस, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जहां पे ज्यादा होगा वहां से लेकर जहां पे कम है वहां तक। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बट बच्चे ये नहीं देखते हैं वाटर का मूवमेंट, जहां पे पानी ज्यादा है वहां से लेकर पानी कम, ये भूलना हमें नहीं है वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑस्मोसिस। एंड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन तो आप भूलना ही मत, इसका 1 मार्क डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगा, डिफाइन ऑस्मोसिस। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वर्ड भूलना मत, एग्जाम में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? प्रोटीन फैक्ट्री कौन है बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने वाला, भर भर के प्रोटीन कौन है? ये कुछ इस तरीके का दिखता है, इट इज राइबोसोम्स। वेरी गुड, इसका नाम है राइबोसोम्स। अब बच्चों आप लोगों को मुझे बताना है राइबोसोम्स कौन बनाता है? हु मेक्स राइबोसोम्स? राइबोसोम्स कहां से आ रहे हैं? ऐसे आसमान से टपक रहे कि कोई बना रहा है? कौन बना रहा है? अगर कोई बना रहा है तो कौन बना रहा है राइबोसोम्स? वेरी गुड, राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस बना रहा है। कल के सेशन में हमने किया था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी क्या? न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा गोला रहता है, उसका नाम है न्यूक्लियोलस। एंड यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स रहते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स किस लिए है? ताकि राइबोसोम्स निकल के बाहर जा सके। अभी आपको और वेरी शॉर्ट आंसर्स। Who discovered the cell? बच्चों ये तो मतलब मेरा नाम बदल देना अगर आपके पेपर में नहीं आया, Who discovered the cell? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्म में, आपको वेरी शॉर्ट आंसर के फॉर्म में, ये दोनों के फॉर्म में ना पूछेंगे ही पूछेंगे। सो ये तो सोचना ही मत कि Who discovered the cell आने नहीं वाला है, ये आप लोगों को कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। तो Who discovered the cell नींद में उठा के भी पूछू ना तो आपको आना चाहिए। उसका नाम क्या है? अपना रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, और ये ईयर 1665 याद रहेगा, 1665। ठीक है, अभी इसमें कैसे याद रख सकते हैं? ये सारे ना 6 है, सारे 6 है, ये 6 ये 6, अब ये 5 और 1 भी तो 6 ही होता है ना, तो 1665 ऐसे नाम याद रख सकते हैं। डिफाइन सेल, डिफाइन सेल भी मैंने कितनी बार कहा है, डिफाइन सेल वाला डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में आता है। तो क्या है डेफिनेशन? चलिए मुझे पूरा वो 2 लाइन वाला अच्छे से डेफिनेशन चाहिए। डिफाइन अ सेल, सेल क्या रहता है? एकदम अच्छी चीजें बोलनी है सेल के बारे में। सेल ये है, सेल वो है, सेल एकदम फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
ये सब चीज बोलना है हमको, ठीक है। बता दो चलो सेल क्या है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, ऐसे सब भारी भारी वर्ड्स लिख के आ जाना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेम द ऑर्गेनल दैट कंट्रोल्स ऑल द सेल एक्टिविटीज। हमारे सेल में कोई भी ऐसा ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता है, जैसा होना है वैसे ही होएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चलो गोल्गी बोला कि आज तो मैं ना आई एम ऑन अ वेकेशन, आई विल नॉट डू माई वर्क, मैं पैकेजिंग नहीं करने वाला हूं, मैं लाइसोसोम्स को नहीं बनाऊंगा। या माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा यार मैं खुद एनर्जी ड्रिवन हो गया, मतलब अभी मेरा एनर्जी नहीं है, मैं क्या एनर्जी सिंथेसिस अभी करूं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा सेल के अंदर। जो ऑर्गेनल का ड्यूटी है वो उसको रोज निभाना ही है। ये सब चीज एक मॉनिटर देखता है, और पूरे सेल का मॉनिटर कौन है? पूरे सेल का मॉनिटर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस खुद का काम तो कर ही रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो खुद का काम तो कर ही रहा है, एकदम अच्छे से कर रहा है, पर सब पे नजर भी रख रहा है कि कोई ऐसे वेकेशन में ना चला जाए, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। Why is plasma membrane called selectively permeable? Plasma membrane called, yes, it is also called as the brain of the cell. न्यूक्लियस को ना हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए क्योंकि ब्रेन भी अपने पूरे बॉडी के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो वैसे ही न्यूक्लियस भी पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। क्यों सिलेक्टिवली परमेबल? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखे, बहुत सारे पेपर्स में, कि इसमें गिव रीजन दे देते ये लोग कि व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। 2-3 पेपर्स में ऐसा एसर्शन रीजन के फॉर्म में भी आया हुआ था। एसर्शन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। रीजन बोला था बिकॉज इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स टू एंटर एंड एग्जिट ऑफ द सेल। तो इसमें असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ऐसा आप लोग एकदम प्रिपेयर्ड रख के रहना, क्योंकि इस पे आपको पूरा आंसर लिखने को आएगा। वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सिलेक्टिवली? सिलेक्टिवली इसलिए है क्योंकि इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक या सम सब्सटेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है कि ये सबको ऐसा नहीं आने देता, हाँ भाई आ जाओ, ठीक है। ऐसे आ जाओ सीन नहीं है इसका। इसका है कि मैं चुन के लूंगा कि तू आना चाहिए, तू नहीं आना चाहिए, ऐसे वो सिलेक्ट करता है और उसको ही आने देता है। Which processes causes resins to swell in water? अभी ध्यान से यहाँ पे देखो, स्वेल पूछा है, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस रहेगा? अभी इसमें आप एक जनरल आंसर दोगे, मुझे पता है, और इसमें आप जनरल आंसर लिखोगे तो भी इट्स फाइन, बट आई वांट टू आस्क एन एक्सटेंडेड क्वेश्चन कि अगर आप वो ऑस्मोसिस ही बोल रहे हैं, राइट, ऑस्मोसिस ही बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोल रहे हो, तो वो कौन सा ऑस्मोसिस है? एंडो ऑस्मोसिस है कि एक्सो ऑस्मोसिस है? ये मुझे स्पेसिफिक आंसर आप लोग बोल दीजिए। पर इसमें आपको ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है एंडो ऑस्मोसिस या एक्सो ऑस्मोसिस, मैं सिर्फ आपको पूछ रही हूँ। नहीं तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, इफ यू जस्ट राइट ऑस्मोसिस दैट इज ऑल्सो फाइन। यस, वेरी गुड, इट इज एंडो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो है, पर कौन सा ऑस्मोसिस है? अभी इसमें क्या बोला है? रेजिन्स स्वेल इन वाटर। स्वेल इन वाटर मतलब अभी बाहर का पानी अंदर गया है, राइट, इसलिए स्वेल इन वाटर हुआ है। स्वेल हुआ है, बाहर का पानी अंदर आया। अभी अंदर आया मतलब क्या? इन मतलब क्या? एंडो ऑस्मोसिस, राइट। एक्सो मतलब क्या? चीजें बाहर निकली है, पर इसमें तो अंदर आई है, तो दैट विल बी एंडो ऑस्मोसिस। वेरी गुड बच्चों, एकदम बढ़िया से आप लोग आंसर्स लिख रहे हो। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है आपको ये चैप्टर में। आप लोगों को हर एक चैप्टर में ऐसा ही कॉन्फिडेंस मैं आपको दिलाकर रहूंगी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इतने सारे सेशंस नहीं कर रहे, आई वांट दैट कॉन्फिडेंस इन यू गाइस, इसलिए हम लोग डेली सेशंस कर रहे हैं। डेली आऊंगी, डेली पढ़ाऊंगी, डेली इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। ऑलरेडी हमारे 10,000 क्वेश्चंस हो चुके हैं, देखते ही देखते पता है लाखों तक पहुंच जाएंगे। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? बताइए, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस मतलब क्या? अभी लाइसिस बोला है, राइट, लाइसिस बोला है। लाइसिस मतलब क्या? ब्रेकडाउन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन, बता दीजिए।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन। प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में भी है, तो आप लोग अभी एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो आप लोग मार्क कर लीजिए एक बार प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन, ठीक है? अभी के अभी मार्क कर लीजिए प्लाज्मोलाइसिस का क्या डेफिनेशन है। यस, वेरी गुड। श्रिंकेज होता है, राइट? श्रिंकेज होता है प्लाज्मोलाइसिस में, श्रिंकिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो मोस्टली ये प्लाज्मोलाइसिस देखा जाता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लांट सेल्स में मैंने आपको क्या कहा था, दो मेम्ब्रेन्स है ना, एक तो इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही जैसे एनिमल सेल के पास है, पर एनिमल सेल का कैसा होता है, उसको अगर हाइपरटोनिक में डाला तो डायरेक्टली ऐसे बर्स्ट हो जाएगा क्योंकि श्रिंक हो गया। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है उसका कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो श्रिंक हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। बट प्लांट सेल को रोकता है सेल वॉल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ब्रेक भी हो गई तो सेल वॉल स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट, वो प्लाज्मोलाइसिस होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फटा है, पर अभी तक सेल वॉल तो है ही जो उसको मेंटेन करके रखता है। सो प्लाज्मोलाइसिस कॉन्सेप्ट इज मोस्टली सीन इन प्लांट सेल्स, जैसे कि आपको अनियन सेल्स में देखा जाएगा, ऐसा एग्जांपल दे देंगे, या कोई प्लांट सेल दे देंगे, तो ये सब में प्लाज्मोलाइसिस ज्यादा देखा जाता है। श्रिंकिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल, देखो ना यहाँ पर सेल वॉल लिखा है, इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? अब ये भी ऐसा कंपल्सरी गिव रीजन रहता है, स्टेटमेंट दे देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? आखिर क्यों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, इट इज ओनली सीन इन प्लांट सेल। क्यों हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस? अभी पावर हाउस का मतलब क्या है कि पावर देने वाला हाउस है ना। पावर हाउस मतलब क्या? पावर देने वाला हाउस, पावर देने वाला घर, मतलब ऐसा घर जिसमें से हमको पावर मिले। कौन सा पावर? एनर्जी वाला पावर, यानी एटीपी सिंथेसिस। तो पावर हाउस ऑफ द सेल यानी जो करे एटीपी सिंथेसिस। They produce energy in the form of ATP during respiration। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं वो डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज, फैट्स, अमीनो एसिड्स, ये सबका और ब्रेकडाउन होता है इन द प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ओनली इन प्लांट सेल, मतलब इतने सारे ऑर्गेनल्स है, आपको सिर्फ एक ही ऑर्गेनल मुझे बोलना है, ठीक है। आपकी चॉइस है, आपको जो बोलना है आप बोलो। वेरी गुड। क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, प्लास्टिड्स बोल रहे हैं कुछ बच्चे, सेल वॉल बोल रहे हैं, सारे के सारे करेक्ट आंसर्स है, सारे के सारे करेक्ट आंसर्स है, ठीक है। आप जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बोल दो, सेल वॉल बोल दो, क्लोरोप्लास्ट बोल दो, पर मैं अगर आपको एडवाइस दूं तो आपको एकदम सेफेस्ट ऑप्शन में चूज करना है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अभी एग्जामिनर का क्या मूड रहेगा क्या पता, अगर आप वैक्यूल लिख के आ गए तो एग्जामिनर तो बोल सकता है ना, करेक्ट करने वाले टीचर तो बोल सकते हैं कि वैक्यूल तो दोनों में रहता है, एनिमल सेल में भी रहता है, प्लांट सेल में भी रहता है, तो ये सब चीज हमको पंगा लेना ही नहीं है, ठीक है। हमको क्या बोलना है, हमको वैक्यूल या सेल वॉल नहीं बोलना है, क्लोरोप्लास्ट बोलना है। क्योंकि सेल वॉल भी अगर बोलेंगे ना तो कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, सेल वॉल इज नॉट एन ऑर्गेनल, इट इज जस्ट अ मेम्ब्रेन, तो तब आप लड़ने नहीं बैठ सकते ना। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सेफ, आप लोग ज्यादा करो ही मत, लड़ाई करना ही नहीं है, क्लोरोप्लास्ट लिख के आ जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन रहता है, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। मैंने जितने भी पेपर्स देखे ना उसमें ये तो था ही, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक बताते जाइए। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड रहेगा,
इसमें न्यूक्लियस रहेगा, राइट, इसमें न्यूक्लियस रहेगा। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स रहते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं, करेक्ट। प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या लिख सकते हैं, इसमें द सेल साइज इज वेरी स्मॉल, इसमें सेल साइज इज ह्यूज। फिर एग्जांपल्स लिख के आ जाना, ऐसे आप 4 पॉइंट्स लिख के आ जाओगे, आपको 2 मार्क्स का ये डिस्टिंग्विश बिटवीन का फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में एग्जांपल, ये बैक्टीरिया है और इसमें अमीबा, ह्यूमंस, जो चाहो लिख सकते हो। प्रोकैरियोट्स लैक अ ट्रू न्यूक्लियस एंड यूकैरियोट्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसमें आप एक्सटेंड करके ये भी लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियोइड रहता है, इसके पास न्यूक्लियस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? बताइए, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स क्या करते हैं? यस, इट इज प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस। जहां पे भी हो ये करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। अगर ये अकेले हो तो भी प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, अगर ये ईआर के ऊपर चिपके हुए हो तो भी ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, राइट। सो दैट इज protein synthesis. What happens to an animal cell in a concentrated salt solution? Concentrated salt solution. यस, वेरी गुड। अगर हमने डाला एनिमल सेल को और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डाला तो वो क्या करेगा? वो श्रिंक होकर फिर बर्स्ट हो जाएगा फाइनली, राइट। सो दैट इज एक्सोऑस्मोसिस। इसमें हम लोग प्लाज्मोलाइसिस नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज एन एनिमल सेल। इसमें स्पेसिफाई किया ये लोग ने, एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में डायरेक्ट वो बर्स्ट हो जाता है, रुकता नहीं है ये। दैट इज एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि चीजें यहाँ पर बाहर जा रही है। It will shrink. Which organelle digest a worn out cell parts? अगर कोई ऐसे कचरा जमा हो गया कि गोल्गी काम नहीं कर रहा है, वैक्यूल काम नहीं कर रहा है, तो वो सेल के अंदर जो भी ऐसे काम नहीं कर रहे हैं या बूढ़े हो गए ऑर्गेनल्स, तो उसको निकालने का टास्क किसका रहता है? लाइसोसोम्स का। या दूसरा कंडीशन, कोई बैक्टीरिया आ गया हमारे सेल में, कोई वायरस घुस गया या बैक्टीरिया घुस गया, तो उसको भी निकालने का काम रहता है लाइसोसोम्स का। तो वो खुद को भी ऐसे बलि चढ़ा देता है, सैक्रिफाइस कर देता है, डायरेक्टली ऐसे बम फोड़ता है जिससे पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, इंक्लूडिंग लाइसोसोम। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट नाम से ही हमें समझते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट रहेगा। नाउ हियर द क्वेश्चन कम्स कि आपको उसका स्पेलिंग आना चाहिए। फिर क्लोरोफिल में आप ऐसे कुछ भी कर लोगे तो फिर मतलब नहीं है। क्लोरोफिल का स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, एक बार लिख दो चैट बॉक्स में चाहो तो। यस, chlorophyll. Yes, it is correct. Chlorophyll. Which part of the cell provides rigidity to plant cell? Which pigment तो हो गया। Which part of the cell provides rigidity? अभी यहाँ पे rigidity पूछा है, टर्जिडिटी तो नहीं पूछा है, रिजिडिटी पूछा है। तो आप लोग बताइए मुझे, रिजिडिटी में क्या आना चाहिए? 2 वर्ड्स है, रिजिडिटी एक है, टर्जिडिटी एक है। एक रिजिडिटी है और दूसरा टर्जिडिटी है। रिजिडिटी में सेल वॉल लिख के आना है,
टर्जिडिटी हो या टर्गर प्रेशर हो, तो वैक्यूल लिख के आना है। ठीक है, वैक्यूल कुछ बच्चे बोल रहे हैं और कुछ बच्चे सेल वॉल बोल रहे हैं, नहीं दोनों तो आंसर सही नहीं है। मैंने आपको बोल दिया रिजिडिटी में सेल वॉल आएगा, टर्जिडिटी में वैक्यूल आएगा। तो रिजिडिटी में क्या होना चाहिए, रिजिडिटी यहाँ पे पूछा है, आंसर शुड बी सेल वॉल। देखो ये सब चीज आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपको खुद से नोट डाउन करना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको हमेशा कंफ्यूजन ही होता रहेगा, मैम कभी टर्जिडिटी पूछ देते, कभी रिजिडिटी पूछ लेते, करना तो करना क्या, रिजिडिटी में क्या लिखना है, टर्जिडिटी में क्या लिखना है। तो रिजिडिटी में सेल वॉल लिखना है, टर्जिडिटी में वैक्यूल लिखना है, बात ही खत्म, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म वाला कौन है भाई बच्चा, ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वाले कौन है, ये बच्चे कौन है, ये कहां से आते हैं ये बच्चे। अभी ये न्यूक्लियस है बराबर, नहीं ये सेल है, ठीक है, ये सेल के अंदर मैंने न्यूक्लियस बनाया। अभी ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड का नाम कुछ है और ये जो फ्लूइड है इसका नाम अलग है। तो इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। आइडेंटिफाई ए एंड बी। ओके, ए इज न्यूक्लियोप्लाज्म, वेरी गुड। ए कौन है अपना, न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी क्योंकि ये न्यूक्लियोलस के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर वाला फ्लूइड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल के अंदर का फ्लूइड है यानी ये वाला एरिया, ये होता है साइटोप्लाज्म। तो दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे ये पूरा चाहिए, पूरा मतलब इंक्लूडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, देन व्हाट विल बी योर आंसर। यानी आई एम आस्किंग ए एंड बी, अगर मैं प्लस कर दूं तो उसका आंसर, वो फ्लूइड का नाम क्या रहेगा, ए प्लस बी वाला फ्लूइड का नाम क्या रहेगा। वेरी गुड, द आंसर इज प्रोटोप्लाज्म। तो ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, और अगर मैं दोनों को मिला दूं so this will be called as protoplasm. So protoplasm is the one जो पूरे सेल का स्विमिंग पूल है। अगर मैं बोलूं सिर्फ न्यूक्लियस का स्विमिंग पूल तो दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस के बाहर वाला फ्लूइड स्विमिंग पूल तो साइटोप्लाज्म, पर अगर पूरा तो दैट इज प्रोटोप्लाज्म। शॉर्ट आंसर्स। Describe the experiment to demonstrate plasmolysis in an onion peel. Experiment to demonstrate plasmolysis in an onion peel. अभी इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे आप लोग प्लाज्मोलाइसिस, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग अनियन पील लेंगे, अगर उसको प्लाज्मोलाइसिस करवाना है तो यू विल पुट दैट पील इन अ हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, दैट इज माय क्वेश्चन, क्योंकि आपको लिखने आना चाहिए ऐसे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या बोलोगे, इसमें हाइपरटोनिक में प्लेस कर रहे हो कि हाइपोटोनिक में प्लेस कर रहे हो, किस में डाल रहे हो आप लोग ये वाला अनियन पील। यस, इट इज प्लेस्ड इन अ
वेरी गुड. It is placed in a hypertonic. Very good. It is placed in a hypertonic solution. तो place onion peel in salt solution. अभी salt solution डाल दिया तो ये hypertonic already बन चुका. करेक्ट, ये hypertonic बन चुका. Cytoplasm shrinks away from the cell wall. This shows water moves out and this shows कि plasmolysis हुआ है. करेक्ट, plasmolysis हुआ है. What happens when a plant cell is kept in a hypertonic and hypertonic? चलो दोनों के कंडीशंस के मुझे आंसर्स चाहिए फटाफट से. एक तरफ हमने ए वाले में हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला, और दूसरे में हाइपोटोनिक में डाला. तो हाइपरटोनिक में और हाइपोटोनिक में क्या होगा? यस, हाइपरटोनिक, हाइपर है राइट, तो हाइपरटोनिक में क्या होगा? हाइपरटोनिक है तो हाइपरटोनिक में ये सारा का सारा जो पानी प्लांट सेल में था वो बाहर निकल के आ जाएगा एंड द प्लांट सेल विल श्रिंक. अभी श्रिंक के बाद में ये प्लाज्मोलाइसिस भी कर लेगा बिकॉज इट इज अ प्लांट सेल. तो प्लांट सेल प्लाज्मोलाइसिस करता है बिकॉज उसका सेल वॉल है उसको संभालने के लिए, तो इट इज प्लाज्मोलाइसिस. हाइपरटोनिक में, सॉरी ये मैंने उल्टा लिखा, ये हाइपोटोनिक का है. हाइपोटोनिक का स्वेल हो जाएगा बिकॉज बाहर का जो पानी है वो अंदर आ जाएगा जिससे ये हो जाएगा स्वेल. करेक्ट, लिख दिया सभी ने. तो देखो यही लिखा है, सेल बिकम टर्जिड क्योंकि वाटर एंटर्स एंड इसमें श्रिंक क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस अकर्स. ये टर्जिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है विच वी मिस्ड, क्योंकि टर्जिडिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि प्लांट सेल में टर्जिडिटी होता है, एनिमल सेल में टर्जिडिटी नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा. पर प्लांट सेल में टर्जिडिटी क्यों है, टर्गर प्रेशर क्यों है? क्योंकि इसके पास वैक्यूल्स है, एकदम लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जिससे प्लांट सेल टर्जिड हो जाता है. ओके, तो टर्जिड वर्ड लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है. डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसलिए मैं बता रही हूँ, एक एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. बताइए. डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. अब डिफ्यूजन में ऐसी कौन सी चीज है जो ऑस्मोसिस में नहीं होता? ऑस्मोसिस में अगर हम देखें तो इट नीड्स अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. करेक्ट है, ये क्या चाहिए उसको? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए रहता है, पर इसको कोई सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए रहता है, ये ऐसे ही फ्रीली पास ऑन हो जाते हैं. करेक्ट, तो इसमें कोई भी सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं रहता है. क्या ये हाई टू लो जाता है या ये हाई टू लो जाता है? बताइए, हाई टू लो कौन जाता है? मैं आपको ये क्वेश्चन के बाद में एक छोटा सा ब्रेक देने वाली हूँ, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि सेशन लंबा चलने वाला है. आई गेस 1 और घंटा चलेगा, 6 बजे तक तो चलने ही वाला है. तो आप लोग एकदम रेडी रहिएगा बिकॉज इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं. अगर ये पूरा सेशन देख लिया ना फिर ये चैप्टर को देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको. हर एक क्वेश्चन में करवाने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि दूसरे क्वेश्चन नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट करने वाले जो एग्जाम में आने वाले हैं. बताइए. यस, वेरी गुड. इसमें एक कोई प्रोसेस नहीं है जो हाई टू लो जाता है, दोनों के दोनों हाई टू लो जाते हैं. ठीक है, अगर डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन में भी फॉर एग्जांपल परफ्यूम पार्टिकल्स है, जहां पे ज्यादा वहां से जाएंगे लो तक. इवन इन ऑस्मोसिस तो इसमें और इसमें दोनों में हाई टू लो ही होता है. तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, नो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड. मेन इंपॉर्टेंट क्या है? मेम्ब्रेन का. इसमें नो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, इसमें मेम्ब्रेन चाहिए रहता है, वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसमें कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है. करेक्ट. चलिए, तो अब मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक देती हूँ बिकॉज हम काफी ज्यादा चीजें कर रहे हैं.
सो इट्स ऑलरेडी 5:15, तो मैं आपको छोटा सा ब्रेक देती हूँ। आप लोग आ जाइए 10 मिनट में। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
यस तो बच्चों लेट्स स्टॉप द ब्रेक बिकॉज कुछ ऐसे इमरजेंसी हो गया, अभी नेक्स्ट क्लास है तो आई गेस वी हैव टू डू द पार्ट 2। तो जितना हमारे पास है 10-15 मिनट वो हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ओके, Why does an animal cell burst in pure water but a plant cell does not? इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि एनिमल सेल की हम अगर बात करें तो एनिमल सेल तो बर्स्ट हो जाता है, अगर उसको आप लोग एकदम हाइपरटोनिक कंडीशन में डालेंगे तो ये तो बर्स्ट हो जाता है, पर प्लांट सेल नहीं हो पाता। तो क्या है ये, इसका मतलब क्या है, प्लांट सेल क्यों बर्स्ट नहीं हो पाता और एनिमल सेल क्यों बर्स्ट हो जाता है? बिकॉज एनिमल सेल के पास ऐसी तो कोई चीज नहीं प्रेजेंट है जो प्लांट सेल के पास है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डैश। एवरीवन वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है ये प्लांट सेल के पास होता है, सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल के पास होता है, बट एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए ये तो बर्स्ट हो जाता है पर इसको तो भी बर्स्ट होने नहीं देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। तो एनिमल सेल बर्स्ट ड्यू टू एक्सेसिव वाटर, सेल वॉल रेजिस्ट बर्स्टिंग बिकॉज ये टर्जिड हो जाता है, इसको सेल वॉल जो होता है ये प्रिवेंट करता है बर्स्टिंग। लिस्ट एनी टू फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। एवरीवन सेल वॉल के दो फंक्शंस आपको बताने हैं, सेल वॉल के दो फंक्शंस। सेल वॉल के दो फंक्शन, सबसे पहली चीज तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, प्लांट सेल में ये एक तरीके का शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एंड सेल वॉल का जो वर्ड है दैट इज टर्जिडिटी के रिजिडिटी। एवरीवन इसका वर्ड क्या है, टर्जिडिटी है कि रिजिडिटी है? यस इसका वर्ड है रिजिडिटी। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। दूसरी चीज ये प्रोटेक्शन एंड शेप देने में मदद करता है, सेल स्ट्रक्चर भी देता है, ये सेल स्ट्रक्चर भी देता है, रिजिडिटी भी देता है, करेक्ट। तो इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रिवेंट्स बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक कंडीशन। रिजिडिटी वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल। वैक्यूल क्या काम करता है बच्चों? वैक्यूल एक तरीके का स्टोर हाउस है, ये सारी चीजें स्टोर करता है, करेक्ट। तो वैक्यूल क्या करता है? स्टोर करता है, इट स्टोर्स एवरीथिंग। तो इट स्टोर्स गैसेस, इट स्टोर्स वाटर, इट स्टोर्स एवरीथिंग। ठीक है, तो ये स्टोर करता है सारी चीजें। इट स्टोर्स वाटर, मेंटेन्स टर्जिडिटी। एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स का बहुत बड़ा रोल है, राइट। इट स्टोर्स वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीज ये स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स? ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन से छुटकारा पा ही नहीं सकते। Why are lysosomes called as a suicidal bags? ये आपको गिव रीजन आने वाला है। तो suicidal bags हम क्यों कहते हैं? Why are lysosomes called as the suicidal bags of the cell बच्चों? Because why are lysosomes called as the suicidal bags of the cell? Because yes, very good. Lysosomes बर्स्ट कर देते हैं चीजें बिकॉज उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इतनी खतरनाक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है जिससे ये चीज एकदम बर्स्ट हो जाएगी, राइट। तो देयर एंजाइम्स आर कैन डाइजेस्ट द एंटायर सेल इफ दे बर्स्ट। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल। चलिए फटाफट से मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बताते जाइए, प्लांट सेल में ऐसी क्या क्या चीजें हैं और एनिमल सेल में ऐसी क्या क्या चीजें। स्टार्टिंग विद द सेल वॉल। एवरीवन सेल वॉल का बताते जाइए, सेल वॉल का बताते जाइए। यस वेरी गुड, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट नंबर वन चीज। फिर दूसरा
इसके पास प्लास्टिड्स भी है यानी क्लोरोप्लास्ट भी है। नेक्स्ट, इसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। करेक्ट, वेरी गुड। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। इसके पास ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं। करेक्ट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है, देखो इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है। इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। एनिमल सेल्स के पास नहीं रहता है। लार्ज वैक्यूल, एनिमल सेल्स के पास छोटे वैक्यूल्स होते हैं। Why are cells called as the basic unit of life? अभी हम लोग सेल के डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि सेल एक एक्चुअली ब्रिक है, राइट, ईट है। ये ईटों से ही पूरा ऐसा बिल्डिंग बनता है, तो एक ईट है जिससे ये पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। बिकॉज वी नो दैट व्हेन सेल्स आर देयर, तो सेल्स के बाद में टिश्यूज आते हैं, टिश्यूज के बाद में ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद में ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के बाद में ऑर्गेनिज्म बनता है। राइट, तो ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है ये सेल के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सेल क्या है, सेल पूरे लाइफ फंक्शंस के एकदम बेस है, जिसके बिना हो ही नहीं सकता। अगर हार्ट ना हो, मतलब ऑर्गन ना हो, तो क्या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करेगा? नहीं। अगर हार्ट के सेल्स ना हो तो हार्ट ही नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो, मतलब कोई भी चीज अगर सेल ना हो तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। दो फंक्शंस बताने हैं न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के दो फंक्शंस बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियस के दो फंक्शंस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के अंदर एकदम मास्टरमाइंड जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये एक तो कंट्रोल करेगा खुद की एक्टिविटीज को, एंड दूसरे की एक्टिविटीज को, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हर एक चीज कंट्रोल करेगा, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। करेक्ट, हर एक चीज को एकदम प्रॉपरली देखेगा। दूसरा चीज, इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल है इसके पास। तो और क्या चाहिए, मतलब सारी चीजें उसके पास है। कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज एंड स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल। जस्ट हमने जो जो बोला वही सेम एग्जैक्ट चीजें यहाँ पर लिखी गई है। एंड दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हमारे और भी क्वेश्चंस बाकी है, पर हम ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है, इन द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक कर देना। लाइक करना आप भूल जाते हो, चलो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। एंड जो भी बच्चे प्रेजेंट थे एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप दिखा देना। बाय।